ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन एक क्लास में डिस्कस किया था, कल कुछ थ्योरम्स लिखे थे, एंड अभी हम लोगों ने कल कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के थ्योरम्स लिखे थे और इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी कुछ पीवाई क्यूज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए गेट का ही पीवाई क्यू है ये। सो दे आर सेइंग कि एक्स जे बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एक्स जे बी अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी एक्स जे इज 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्स जे की प्रोबेबिलिटी है, तो एक्स जे इज बर्नौली 1/4, यही ना? सो बर्नौली 1/4 हो जाएगा। एंड वाई एन क्या दे रखा है? दैट वाई एन इज 1/n समेसन एक्स जे स्क्वायर जे फ्रॉम 1 to n। सो वाई एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 2, तो ये सब तो आप जानते हैं। सेकेंड सैंपल मोमेंट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 2, सेकेंड पॉपुलेशन मोमेंट, किसकी वजह से? ड्यू टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना? तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है ये किसके इक्वल होगा? ई एक्स स्क्वायर। एंड ई एक्स स्क्वायर क्या आएगा? तो यहाँ पे ये बर्नौली 1/4 है, तो अभी मान लो ये सीक्वेंस जो है बर्नौली 1/4। सो हेयर यू नो कि ई एक्स इज 1/4 और वेरिएंस एक्स इज, सो मीन 1/4 है और वेरिएंस कितना होता है? 1/4 इंटू 3/4, सो 3/16 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वेरिएंस क्या होता है? तो यहाँ से ई एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ई एक्स स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ई एक्स होल स्क्वायर, तो कितना आ गया? 3/16 प्लस 1/16 मतलब 4/16 मतलब 1/4। सो आंसर इज 1/4। एक बार देख लीजिए आप लोग, इसमें कोई डाउट है? सो इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना। तो वाई एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 1/4। ये तुमने कल डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। हाँ, मतलब पहले हमने डिस्कस किया ना कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था।
सो इसमें कुछ खास तो है नहीं। क्या आएगा? सो यहाँ पे अभी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था उस दिन, क्या आया था? आई थिंक एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने सॉल्व किया था ना, तो आई थिंक ये एक्स आया था, ये सही था। ये एक्स बराबर 0 डीजनरेट है। और अभी हमने कल ही थ्योरम पढ़े थे कि व्हेन एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डीजनरेट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी भी होता है, सो दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0। तो ये तो ओके है, जैसे ये ओके था, सो ये भी ओके है। अभी के लिए आप सी वाला चेक करो। सो इफ यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन, अगर आप एक्स एन का एक्सपेक्टेशन निकालो तो क्या आएगा? 0 इंटू एन अपॉन एन प्लस वन, हालांकि बर्नौली तो नहीं बोल सकते क्योंकि 0 1 नहीं है, एन इंटू 1 बाई एन प्लस वन, यही है। सो ई ऑफ एक्स एन विल बी 0 इंटू एन बाई एन प्लस वन प्लस एन इंटू वन बाई दिस, तो ये आ गया एन अपॉन एन प्लस वन। सो ये फाइनली ई ऑफ एक्स एन आया। यूजिंग दिस पी एम एफ वी फाइंड एक्सपेक्टेशन दिस। अब यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, तो जब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे सो क्या आएगी? सो व्हेन यू, अच्छा ई एक्स क्या आएगा? दिस इज द डीजनरेट, तो एक्सपेक्टेशन इफ यू फाइंड यू विल गेट इट 0। तो यहाँ से क्या आएगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन, यहाँ लिमिट लगा लो, ये 1 आ जाएगी। तो एक्स एन की लिमिट 1 है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एंड एक्स की लिमिट 0 है। दोनों इक्वल है क्या? आंसर इज नो। सो ऐसा नहीं है ना? इसका मतलब है ये कहना कन्वर्जेस, ये तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, इसका मतलब है ये बोलना चाह रहा है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, ऐसा पूछ रहा है ये। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो है ना, ये पूछ रहा है ऐसा है क्या, तो आंसर इज नो, बिकॉज वो 0 है, वो 1 आ गया। सो नाउ नेक्स्ट, अच्छा जो नेक्स्ट पार्ट है ये थ्योरम ही है, तो ये ट्रू है। देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस एक्स एन के ऑफ एक्स एन सच दैट एक्स एन के कन्वर्जेस टू एक्स ऑलमोस्ट श्योरली। तो ये थ्योरम ही है। होता क्या है? व्हेन एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू सम रैंडम वेरिएबल, सो देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस दैट विल कन्वर्ज टू एक्स ऑलमोस्ट श्योरली। तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पढ़ाया नहीं है, बट ये थ्योरम है, जस्ट अभी थ्योरम लिखाऊंगा, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट ही है, दिस जस्ट स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, ठीक है? तो ये आगे आएगा अभी, क्योंकि हमने अभी 2 टाइप के कन्वर्जेंस ही पढ़े हैं, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। अभी टू मोर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस वी हैव टू डिस्कस, है ना? एक तो कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन एंड कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली। ये गेट 2022 का था। और ये देखो, ये अभी इसमें आई थिंक 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है, द मीन उन डिस्कस किया ना, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अभी देखते हैं। तो इसमें है ना, अभी 3rd टाइप ऑफ कन्वर्जेंस हमने पढ़ा नहीं हालांकि। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ कन्वर्जेंस, सो इन्होंने मिक्स करके पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या है, बढ़िए। सो एक्स एन एंड वाई एन बी 2 sequences of real numbers, random variables, sorry, 2 sequences of random variables, x and y are 2 random variables, all of them defined on the same probability space. Which of the following statement is true? पहला क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि so A is saying xn converges in distribution to C, then xn converges in probability to C. तो इनफैक्ट ये इफ एंड ओनली इफ ट्रू है ना, व्हेन एक्सएन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डीजेनरेट, तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। सो दिस इज करेक्ट। एक्सएन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, देन एक्सएन कन्वर्जेस इन थर्ड मीन टू एक्स। तो हमें अभी आरएथ मीन का कन्वर्जेंस पढ़ना बाकी है, तो उसमें हम आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो
यहां कह रहा है एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई. So the statement C is saying xn converges in distribution to x and yn converges in distribution to y. Then xn plus yn will converge in distribution to x plus y. Yes or no? चेक कीजिए ट्रू है कि फॉल्स है. सी ऑप्शन एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स प्लस वाई. जोर से बोलो ट्रू या फॉल्स. है ना. सो इट वॉज फॉल्स बिकॉज इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू, बट इट विल बी ट्रू इफ आइदर एक्स और वाई बिकम्स डीजेनरेट. तो इन जनरल दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड व्हेन वन ऑफ देम बिकम्स डीजेनरेट देन इट इज ट्रू. सो ये अभी के लिए फॉल्स है. E of xn converges to ex, then xn converges to first mean. तो ये अभी टर्म डिस्कस नहीं किया, अभी डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा. ठीक है. तो अभी हमने बस यही दो टर्म डिस्कस किए हैं. तो ये देखो. सो नाउ दिस थ्योरम, ये तो हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन हमने डिस्कस किया था कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही. अब इसमें चारों टाइप का कन्वर्जेंस है. तो ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यहाँ हमने लगा दिया था ना. मुझे याद है कि ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा दिया था. सो ये वाई एन माइनस इसका मीन 0 था और इसका वेरिएंस रूट एन. सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू आ गया था नॉर्मल 0 1. ये आ गया था. ओके. तो ये तो हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ये ट्रू आ गया था, है ना. वाई एन का मीन निकालोगे 0 आएगा, वाई एन का वेरिएंस निकालोगे तो एन मिलेगा. एक मिनट, एन नहीं आएगा ना, ये तो गलत लिखा हमने यहाँ पे. यहाँ पे जो वेरिएंस निकालोगे इसका तो कल हमने सॉल्व किया था ना, 1/√n किया था ना. ओके ओके, हाँ ये कर सकते हैं ना. नॉट रूट एन, 1/√n. वाई एन, वाई क्या है ये तो जैसे कल हमने सॉल्व किया था, आप लोगों को याद होगा. इसको मैंने y1 y2 ऐसा नाम दे दिया था, या मान लो u1 u2 un नाम दे दो, तो ये u बार हो गया ना. तो u बार माइनस 0 अपॉन इट्स वेरिएंस. वेरिएंस 1/n आएगा. तो अगर इसका वेरिएंस निकाल लो, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, जहाँ तो मुझे याद आ रहा है कि ए ट्रू था. ठीक है ना. हम बाकी पार्ट पे डिस्कस करते हैं. पूछ रहा है वाई एन कन्वर्जेस टू सेकेंड मीन. तो सेकेंड मीन तो पढ़े नहीं है. यहाँ देखो कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी. तो क्या वाई एन प्लस 1/n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0. तो चलो अभी थोड़ा बात करते हैं यू एन की, है ना. तो यहाँ से जो u1 जैसे मैंने लिया है x1 इंटू x2, तो u तो मीन 0 आ जाएगा. ठीक है. u का वेरिएंस निकालेंगे तो e ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 1 आ जाएगा. ठीक है. सो वेरिएंस ऑफ u1 1 आ जाएगा, मीन 0 आ जाएगा. ठीक. हाँ तो सही है. ये जो वाई एन है जिसको मैं u बार लिख रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u बार ये तो 0 रहेगा. वेरिएंस ऑफ u बार, क्योंकि ईच y का वेरिएंस ये है, तो ये u बार है सिग्मा स्क्वायर बाई n. तो ये 1/n आया था, यही सही लिख रहे थे ना. तो u बार माइनस मीन अपॉन इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो ये ओके है सेंट्रल लिमिट थ्योरम से. एंड नाउ कम टू दिस थिंग. सो ये जो वाई एन जो लिख रखा है जिसको मैंने u बार लिखा है, सो यू नो u बार जिसको 1/n समेसन u i किसका नाम रखा है मैंने, दिस इज u1 u2 u3 un ऐसे करके. And we know by weak law of large number this converges in probability to, this converges in probability to expectation of u. और expectation of u जब निकालोगे, ये जो u1 लिखा था मैंने ये u है, तो expectation यहाँ से आपको 0 मिलेगा, है ना. सो expectation will be 0. तो यहाँ से expectation आ जाएगा 0. expectation is 0. तो ठीक है. और अभी थ्योरम हमने पढ़ा है कि u बार प्लस 1/n
कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी, तो यू बार कन्वर्जिंग टू जीरो, एंड 1/n की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे कितनी है, ये भी है जीरो, तो जीरो प्लस जीरो कितनी हो गई, जीरो। तो ये ट्रू है ना, दिस इज ट्रू, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, दिस इज ट्रू। एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, तो ये भी चेक करना बाकी है ना, सो ये भी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ आएगा। सो अभी है ना सेकेंड मीन ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, तो डेफिनेशन से करना पड़ेगा। सो आगे डिस्कस करते हैं, आज हम हो सकता है डिफाइन करेंगे दोनों। तो ये बताइए, ट्रू फॉल्स चुनना है। ये गेट 2024 का ही क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है, तो इसमें ट्रू फॉल्स चुनना है आपको। So X and B a sequence of IID random variables having PDF, ये गिवन है ना, तो यहाँ से आप ये शिफ्टेड या ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है या शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है, तो ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है, तो x माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको चेक करना स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो कह रहा है कि दिस थिंग, तो पहले यहां से ई एक्स निकालो, देखो तो ई ऑफ एक्स माइनस थीटा जो है इसका मीन 1 आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मीन कितना है, थीटा प्लस 1 है, ठीक है। मतलब एक्स का पीडीएफ ये लेके चल रहा हूं, तो इसका मीन ये है। सो दिस एक्स, अगर ये एक्स का पीडीएफ है, सो द मीन इज थीटा प्लस 1। नाउ व्हाट वी नो, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज दैट 1/n summation xi which is x bar converges in probability to ex, और ex तो मेरा थीटा प्लस 1 आया है, चेक कर लीजिए, तो ये कह रहा है क्या, कन्वर्जेस तो थीटा प्लस 1/2, तो गलत कह रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ जो सेकेंड पार्ट है, लिमिट ऑफ मिनिमम, तो देखो यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं। सो यहां पे क्या हो रहा है, ईच एक्स आई माइनस थीटा हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1, तो इसका जब मिनिमम ले लोगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा, इसका मिनिमम लेंगे यही बनेगा, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n, है ना, रेट ऐड हो जाता है, तो एक्सपोनेंशियल n। अब इसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं जी। सर वो ट्रांकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी, जो एक्सपोनेंशियल 1 का जो प्रॉपर्टी है, तो ट्रांकेटेड सेम है। नहीं, मैं ट्रंकेटेड को एक्सपोनेंशियल बना दिया ना, ये है ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल। अगर x माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, x माइनस थीटा को अगर y रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके, सो आई एम वर्किंग ऑन y नाउ, ठीक है ना, जो यहाँ पे इसका नाम आप समझो कि आई नेम्ड इट y, सो आई एम वर्किंग ऑन y, और y के हेल्प से x का फाइंड कर रहे हैं हम लोग। सो y इज एक्सपोनेंशियल 1, तो y का मीन 1 है, y इज x माइनस थीटा, तो x माइनस थीटा का मीन ई एक्स माइनस ई थीटा, थीटा वेंट राइट साइड, तो ई एक्स इज थीटा प्लस 1, एंड x सैंपल है, तो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, y बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई वाई, इस तरह से, तो मैं x पे यहाँ लिखा हूँ थ्योरम, तो ई एक्स तो ये आ गया ना, ई एक्स इज थीटा प्लस 1, तो ये यूज़ किया। अभी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्स आई माइनस थीटा जो कि वाई आई है, वाई आई एक्सपोनेंशियल 1, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक एक्सपोनेंशियल n, and now if you find the mean of this quantity, so first order statistics minus theta, इसका जब मीन निकालोगे आप, सो ये रेट n है, तो ये 1/n आ जाएगा। अब थीटा तो कांस्टेंट है ना एक्सपेक्टेशन के लिए, थीटा एक पैरामीटर है, पैरामीटर इज आर्बिट्री कांस्टेंट, तो उसको उधर भेज दो, तो यहां से फाइनली क्या बन के आया, सो यू गेट हेयर, यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज थीटा प्लस 1/n, चेक करो, सो थीटा प्लस 1/n आ जाएगा, एंड थीटा प्लस 1/n है। अब पूछ क्या रहा है ये, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यस लगा दो n टेंस टू इन्फिनिटी, सो व्हेन यू अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी,
सो एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा प्लस 0, थीटा आ गया, ठीक है। सो ये आ जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आगे वही ऑप्शन था, 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लोगे। तो फर्स्ट वाज फॉल्स बिकॉज यहाँ थीटा प्लस 1 आता तो करेक्ट हो जाता, ठीक है जी। देख लो एक बार ठीक से, और कहीं आप लोगों को क्वेरी है तो पूछो। बट एक्स बार अगर 2 होता है, एक्स बार अपॉन 2 यहीं पे बोलता है, जैसे मैंने एक्स बार निकाले हैं, हमने कहा कि यहाँ पे मैंने ये कहा ना कि एक्स बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा प्लस 1, यहाँ बोलता है एक्स बार अपॉन 2 तो कन्वर्ज करती इन प्रोबेबिलिटी थीटा प्लस 1 अपॉन 2, जो भी प्रॉपर्टीज हमने लिखे थे उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट जो है, देखिए 2024 का है ना, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो हमने ओनली 1 ओनली 2 बोथ है ना, हमने क्या देखा, ओनली टू इज करेक्ट। ये भी गेट 2024 का ही है, देखो। तो ये तो हमने चेक किया था ना उस दिन, हाँ कल तो चेक किया था, ये आया था। अच्छा ये कन्वर्ज ही नहीं किया था कहीं पे, कन्वर्ज किया था क्या, 0 पे कन्वर्ज किया था, याद नहीं है, देखो। मुझे याद आ रहा कल हमने सॉल्व किए, जब हमने कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, देखो। सो वेर इफ यू सी कि पहले तो लैम्डा को सॉल्व करो, लैम्डा को सॉल्व करो मतलब सम ऑफ एन, ये डीजेनरेट 0 आया था ना। तो लैम्डा के जब वैल्यू हमने निकाले थे तो लैम्डा एन आता है 10 इंटू 1/2 की पावर एन, ये आपके पास बन के आता है किसकी वैल्यू, लैम्डा एन की वैल्यू, ठीक है। सो लैम्डा एन की वैल्यू है 10 इंटू 1/2 की पावर एन। नाउ बाकी तुम्हें ना CDF निकाल के एन टेस्ट लगा दो, इसकी लिमिट तो है ना 0 हो जाती है। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव किया था अभी, कन्वर्जेस टू 0 इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने ये उस दिन प्रूव किया था एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0। तो थ्योरम कहता है अगर एक्स एन कन्वर्ज करा इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, सो इफ एंड ओनली इफ एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। तो ये भी ठीक है। और अगेन कन्वर्ज जो लिमिट है या लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये यूनिक, तो अगर ये डीजेनरेट 0 पे कन्वर्ज कर गया सो इट विल नॉट कन्वर्ज नाउ टू पॉइसन, ठीक है ना, तो पॉइसन पे कन्वर्ज करेगी नहीं, सो इट विल नॉट कन्वर्ज टू पॉइसन इन प्रोबेबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पे ही था, तो इसका ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। सर बोलिए। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है नेट का प्रीवियस ईयर से, हाँ वो क्या एक बार डिस्कस कर सकते हैं, आप किए थे नेट क्लास में, मेरा सी ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ मैं देखता हूँ, रुको एक मिनट। तो ये भी आसान है, देखो इसको डिस्कस करोगे इसका आंसर बताओ। देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि x1 x2 xn बी आर रैंडम सैंपल फ्रॉम F2040 तो इसमें कुछ है नहीं ना, ये तो x बार, अच्छा 40/42 होगा। ध्यान दो, x का डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, ठीक है। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है, x हैज डिस्ट्रीब्यूशन F2040, और रिसेंटली हमने पढ़ा है कि 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरचेंज हो जाएगा,
20 40। अभी इसका नाम मैं y रख देता हूँ 1/x को। ध्यान से देखो, तो जो ये लिखा गया है, दिस थिंग इज 1/n समेसन y i फ्रॉम 1 to n, 1/n समेसन y i फ्रॉम 1 to n, and this converges in probability to ey। यही थ्योरम है, ड्यू टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। और इसका मीन कितना आता है जी, ई ऑफ ये जो y है इसका मीन कितना होता है, n/n-2, 20/20 - 2, यही है, चेक करो। सो 20/18, ये बता रहे थे भाई कौन उत्तर में। यस सर, एक्चुअली वो मेरा रूल ठीक था, बट मैंने एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भूल गया था। चेक कर लो एक यस बार, सर, चेक कर लो मैं डिफरेंशियल मीन क्या आता है, n/n-2 है ना, चेक करो फॉर्मूला। क्योंकि एग्जाम में भूल जाओगे तो आंसर कैसे आएगा, फिर तो छोड़ के आना पड़ेगा एग्जाम में, ये है तो उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसलिए डिवीजन जरूरी है। सो ये आ जाएगा, ठीक है जी, यस सर, यस सर, सर इट इज करेक्ट। 10/9। ओके, तो इजी है। तो एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस आ रहा है ना, जैसे बेसिक क्वेश्चंस। तो सब गेट का था पहले, अभी जैम का भी कुछ क्वेश्चन देख लो। ये देखो, ये पूछ रहा है कि x1 x2 xn be the sequence of discrete random variable with pmf this। ये क्या pmf है, अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज समथिंग लाइक e की पावर माइनस कितना, log 2 की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। ध्यान से देखो, ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना, कैसे आइडिया आया यहाँ से, है ना, x की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल है। सो मीन्स, अच्छा डिजनरेट सॉरी सपोर्ट क्या होता है पॉइसन में, 0 से स्टार्ट होता है। सो एक्चुअली कहने का मतलब ये जो x लिख रखा है, दिस x हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन ln2, लैम्डा की वैल्यू log2 है, ठीक है जी। नाउ Sn क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल एक्साइज। ओके, सो व्हाट दे आर आस्किंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस टू 0। तो सिंपल वी नो वन थिंग, ये जो Sn लिख रखा है, Sn अपॉन n जो कि x बार होता है, Sn इज समेशन xi, सो वी नो दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, दिस वी नो बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। इसको अप्लाई करो, तो यहां से क्या समझ आया कि Sn अपॉन n विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex, और पॉइसन में मीन क्या होता है, log2, सो इट इज जस्ट ln2 को लेफ्ट में बुला लो आप, यू ब्रिंग इट इनटू लेफ्ट साइड, ठीक। तो जब आप इसको लेफ्ट में बुलाओगे तो क्या होगा, तो यहां से आ जाएगा Sn माइनस n ln2 अपॉन n, लेफ्ट में बुला लिया, एलसीएम ले लो, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, इसको लेफ्ट में बुला लिया। तो ये है कोई ऑप्शन, देखो है ना, जैसे हमने कल भी लिखा था ना कि व्हेन xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, तो xn माइनस x कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0, ऐसा है। तो दिस इज, यही ऑप्शन होगा, बी है। सो बी ऑप्शन इज सेम, जस्ट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम। सर प्रीवियस पे कुछ नहीं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर देखो, सर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो है कि
ये बताओ, ये भी सब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का क्वेश्चन है, इट इज ऑल वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज यहाँ पे क्या है कि आपको फाइंड करना है ई एक्स। तो ई एक्स में कुछ खास नहीं है ना, आप देखोगे तो जो ये पीडीएफ लिखा हुआ है, दिस इज 1/2 टाइम पीडीएफ ऑफ सम रैंडम वेरिएबल, 1/2 टाइम पीडीएफ ऑफ सम अदर रैंडम वेरिएबल। और अगर ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज कि x1 इज डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास 4,1, मीन 4 है, b 1 है, एंड x2 इज डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास 6,1। ठीक है, और इसका मीन यही होता है म्यू, जो पहला पैरामीटर वो मीन होता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, सो यहाँ से अगर आप ई एक्स निकालोगे, सो ई एक्स आएगा, इसका मीन अगर फाइंड करो, सो हाफ इंटू ई एक्स वन, क्योंकि एक्स टाइम एफ एक्स, और हाफ इंटू ई एक्स टू। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ ई एक्स वन पहले का 4 आएगा, ई एक्स टू 6 आएगा, सो 10/2 मतलब 5 आ गया। ठीक, यहाँ तक। और कह रहा है एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, तो आंसर इज ई एक्स। तो दे जस्ट वांट यू टू फाइंड ई एक्स एंड दैट इज द 5 आंसर, है ना। ड्यू टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस कर लोगे ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का ही है। हाँ जी, देखिए तो एक क्वेश्चन और करते, बाकी तुम कर लेना, बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्या है भाई स्वरादीप, इसमें क्या डाउट, ट्राई किया आपने? हाँ सर, ट्राई किया। तो किस ऑप्शन? दिए थे ये नेट का क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्या ही है, x1 x2 क्वेश्चन x, ग्रुप पे। यही है ना, x1 x2 डॉट 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 बी ए सीक्वेंस ऑफ IID uniform 01, okay, and Tn is maximum of xi, मतलब nth order statistics। ठीक है, so what is distribution of nth order statistics, क्या आएगा? सर बीटा n, 1, बीटा फर्स्ट काइंड n, 1। तो बताओ इसका पीडीएफ क्या आएगा, ये जो Tn है इसका पीडीएफ क्या आएगा? तो आई थिंक ये होगा 2x to the power n-1, यही होगा। ये आएगा, देखो तो, और इसका सीडीएफ क्या आ जाएगा? व्हाट इज द सीडीएफ, ये आ जाएगा। ओके, सो अब आपको क्या चेक करना है, क्या क्या ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन सेइंग कि पहला ऑप्शन जो है वो बता रहा है कि Tn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 1, तो ये तो डिजेनरेट है, तो ये तो इक्विवेलेंट हो गया ये बोलना कि Tn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1। अब बताओ इसमें CDF अगर मैं लगाऊं तो आगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 0 when x less than 0, 1 when x more than equal to 1. So when you apply limit n tends to infinity CDF of Tn at t, तो ये क्या बनेगी? सर x to the power n 0 हो जाएगा। 0 0 1, यही ना। तो कंबाइन कर दो 0 0 वाले को, तो 0 when x less than 1, 1 when x more than equal to 1। तो ये तो CDF किसका है? डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल का। एट व्हाट पॉइंट? 1.1। डिजेनरेट एट 1, तो इसका मतलब ये तो ट्रू ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है, बी जो ऑप्शन है, दैट इट इज सेइंग कि n इंटू 1 माइनस Tn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही पूछ रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूशन में और नॉट। मान लो कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन सम रैंडम वेरिएबल, कोई भी मतलब W, कोई रैंडम वेरिएबल पे कन्वर्ज कर रही है।
सी पूछ रहा है एन स्क्वायर 1 माइनस टी एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम रैंडम वेरिएबल, और डी पूछ रहा है रूट एन 1 माइनस टी एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। तो कहाँ पर डाउट है बताओ? पहला तो ओके है, सेकेंड भी वही चीज़ है कि अब यहाँ टी एन का डिस्ट्रीब्यूशन ये है बीटा एन 1, तो बताओ 1 माइनस टी एन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बीटा 1, हाँ, तो सिमिलर वे में ट्राई करो। एक्चुअली तुम ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा, तुमने ट्राई ठीक से किए नहीं होंगे। सो बीटा 1 कॉमा एन, क्या दिक्कत है? व्हाट इज पीडीएफ ऑफ, अच्छा 1 माइनस टी एन, ठीक है ना? इन मल्टीप्लाई होगा। नहीं नहीं, into 1 माइनस मैं जस्ट 1 माइनस टी एन की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, हाँ, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, मतलब टी एन हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा, जो ये टी एन है, तो मैं टी एन तो तुम्हें पता है ना, मैं जस्ट 1 माइनस टी एन की बात कर रहा हूँ। सो 1 माइनस टी एन हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 कॉमा एन, इसका कुछ नाम रख दो। सो 1 माइनस टी एन का नाम कुछ भी रख दो, है ना, यू एन वी एन समथिंग। सो अभी के लिए यू एन बोल दो, यू एन इज 1 माइनस टी एन विच हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 कॉमा एन। तो इसका पीडीएफ क्या आएगा? यू एन का जो पीडीएफ है वो होगा एन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। चेक करो। और इसका जो सीडीएफ आएगा, यू नो ऑलरेडी पीडीएफ, पीडीएफ से सीडीएफ निकालो। सीडीएफ यू विल हैव 1 माइनस x टू द पावर n। so x less than 0, this is when x between 0 and 1, and this is when x between more than equal to 1, ये है। नाउ अभी मुझे इसका नहीं चाहिए सीडीएफ, हमें चाहिए n टाइम यू एन का सीडीएफ चाहिए, राइट? हाँ सर, हाँ सर। तो हम कोई बात नहीं, तो n टाइम यू एन का सीडीएफ निकालूंगा। अब देखो मैं तुम्हें n टाइम यू एन का सीडीएफ निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा n यू एन लेस देन इक्वल टू स्मॉल u, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी यू एन लेस देन इक्वल टू u बाई एन, और यू एन का सीडीएफ ये है। सो जस्ट ये तो आ गया सीडीएफ ऑफ यू, डिवाइड हो जाएगा। हाँ सीडीएफ ऑफ यू एन एट u बाई एन। तो जस्ट इसमें जहाँ जहाँ x है ना, x को हटा के तुम रख दो u बाई एन, यू रिप्लेस u बाई एन, तो हो जाएगा 0 1 माइनस यू बाई एन की पावर n। ये तो कल भी शायद कराया था, ठीक है। और 1 व्हेन x बिटवीन, अच्छा x को रखना है u बाई एन, जहाँ जहाँ x है उसको u बाई एन रखना है। तो u बाई एन मोर देन इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा u मोर देन इक्वल टू n, और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो u बिटवीन 0 एंड n, और यहाँ पे लिखोगे ये है ना, ये तो था u लेस देन 0, मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन n। लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या होगा इसमें? सर एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा। हाँ एक्सपोनेंशियल 1, तो कहाँ दिक्कत है? तो ये तुम पहले क्यों नहीं कर पाए? ऑप्शन सी सर हो गया मेरा, ये ऑप्शन सी में दिक्कत है। तो सीधा बोलते ना ऑप्शन सी, बाकी क्यों कर रहे हो? अब एन स्क्वायर 1 माइनस टी एन, तो कोई बात नहीं, इसमें फिर से वही चीज़ होगी। अगर मैं एन स्क्वायर यू एन से स्टार्ट करूंगा तो क्या डिफरेंस आएगी? वही n स्क्वायर हो जाएगा। यू एन स्क्वायर। तो अब सी डी एफ लिखो इसका। तो अभी के लिए इसका सी डी एफ लिख देता हूँ सीधा सीधा, तो इसको कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है ना? तो एनीथिंग यू नेम, ए एन बी एन सी एन डी एन डब्ल्यू, मान लो वी एन अभी के लिए। तो जो सी डी एफ ऑफ वी एन होगा दैट विल बी 0 1 माइनस यू बाई एन स्क्वायर, इसकी पावर n होगी 1 माइनस ना। तो ये आएगा 1 माइनस, है ना, यहाँ पे जस्ट u की जगह क्या कर दूंगा, n स्क्वायर आ जाएगा। तो x के टर्म में लिख रहा हूँ तो x के टर्म में लिख देता हूँ n स्क्वायर की पावर n, और x के टर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x लेस देन 0, x बिटवीन, अच्छा x अपॉन यहाँ n स्क्वायर होगा तो वो आ जाएगा, यहाँ x बाई एन स्क्वायर है ना, तो लेस देन n स्क्वायर, और 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू n स्क्वायर, ये बनेगा। देखो सिंपल ऐसे ही है, n की जगह n स्क्वायर लगा दो, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे यहाँ n को मैं जस्ट n स्क्वायर लगा दूँ तो यहाँ n स्क्वायर आ जाएगी।
सो यहाँ पे एन स्क्वायर आ गई, यहाँ पे एन स्क्वायर एन स्क्वायर। सो यही चीज़ मैंने वहाँ लिखा है, इफ यू नोटिस द सेम जो यहाँ पे बना वही मैंने वहाँ लिखा है, बस ओके यू सर, के जगह अभी अब हो एक्स। जाएगा सर, हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, बस यही प्रॉब्लम थी। वही चीज़ यहाँ भी है। अब यहाँ हाँ। रूट एन की जगह रूट एन लगा लो, यहाँ रूट एन कर दो, बस लिमिट निकालनी है आपको, लिमिट निकाल के हाँ हाँ देखना। सर, हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस लिमिट निकालो, देखो क्या होगा। ठीक है जी, आगे मैं थ्योरी कंटिन्यू करा देता हूँ। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं थ्योरी। चलिए, तो अगला पार्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन बाकी क्वेश्चंस आप असाइनमेंट से ढूंढ के करो, गेट नेट जैम के PYQ से। तो पहले क्या लिखा हूँ सिलेबस में, पहले किसका नाम लिखा है, अरिथमीन का या ऑलमोस्ट श्योर का? ऑलमोस्ट श्योर होगा ना। तो अभी मैंने ये डिस्कस किया है, अभी इस पे आते हैं ऑलमोस्ट श्योरली। ये ऑलमोस्ट श्योरली थोड़ा बाद में करेंगे इसके बाद, क्योंकि आपको समझ आएगा। देखिए, सो अरिथमीन, अभी कन्वर्जेंस इन अरिथमीन, इसका क्या डेफिनेशन है? सो कन्वर्जेंस इन अरिथमीन सिंपल डेफिनेशन है, जैसे बाकी में था कि लाइक a sequence of random variables xn converges to a random variable x in arithmean if and only if, ये डेफिनेशन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ mod xn माइनस एक्स रेस टू पावर r, ये जी, दिस शुड बी 0, है ना। तो जो डेफिनेशन है जीरो, आर पे क्या कंडीशन है, व्हाट शुड बी आर, है ना। आर यहां पे होगा फॉर सम आर मोर देन 0, आर की वैल्यू मोर देन 0 होगी। तो सिंपल ये डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन अरिथमीन। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लो, तो अभी के लिए एक क्वेश्चन लिख लो आप। तो इसके लिए तो हमें ज्वाइंट चाहिए या ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल करते हैं, तो हम लिखते क्या है इसको, वी राइट xn कन्वर्जेस टू x इन अरिथमीन, जस्ट r लिखेंगे या अरिथमीन। तो ये नोटेशन है इसका कि वी से xn कन्वर्जेस टू x इन अरिथमीन, सो xn कन्वर्जेस टू x इन अरिथमीन। एक एग्जांपल देखो, जैसे या सिंपल लिखूं मैं, xn हैज डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली 1 पे आई थिंक 1/n, ठीक है। xn इज बर्नौली 1/n। हमने ये प्रूव किया था पहले भी कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, जैसा मुझे याद आ रहा है,
एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। ठीक, अभी चेक करना है कि क्या एक्स एन कन्वर्ज करेगी इन आरएथ मीन। अब आर की कोई वैल्यू दे देता हूं यहाँ पे, तो मान लो आर की जगह 2 रख दिया हमने। सो क्वेश्चन इज एक्स एन कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0, ये हमें चेक करना है। तो आर की वैल्यू 2 रख दिया, सेकेंड मीन, आर की वैल्यू गिवन होगी फर्स्ट मीन, अभी आपने क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट मीन, सेकेंड मीन, थर्ड मीन, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। सो दिस कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0, ये हमें चेक करना, दिस वी हैव ऑलरेडी चेक्ड। तो इसको चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा मुझे? सो वी हैव टू चेक लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स एन माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी लिमिट क्या आएगी? इसकी लिमिट अगर 0 आती है तो आंसर इज यस। सो सिंप्लीफाई करके देखो, तो एक्स एन की जगह एक्स की जगह 0 है, तो 0 रख दो इसको, तो अगले स्टेप में 0 रख दो। तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स एन माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ई ऑफ मॉड एक्स का स्क्वायर, मॉड एक्स का स्क्वायर तो वही होता है जो एक्स स्क्वायर होता है, सो एक्स एन स्क्वायर, और ई ऑफ एक्स एन स्क्वायर क्या आता है बर्नौली में? सो बर्नौली में तो ये ई ऑफ एक्स एन स्क्वायर जो है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, बर्नौली है तो ये वेरिएंस, वही फॉर्मूला तो वही होगा। सो यहाँ आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स एन प्लस ई ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर, जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ एक्स एन इज बर्नौली 1/n, तो वेरिएंस आएगा 1/n इंटू 1 माइनस 1/n, पी क्यू एन, पी क्यू एन 1 है मतलब पी क्यू प्लस 1/n का स्क्वायर। अब तो आप इजीली बता देंगे। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कितनी आ गई? 0, और इसका मतलब हमने कि यस, तो इसका मतलब है देयरफॉर यस एक्स एन कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0, दिस इज फाइन। ठीक है, तो ये ओके है, तो दिस इज ऑल्सो ओके। अब रह जाएगा बस ये चेक करना कि एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, ये चेक करना रहेगा। तो पहले मैं थ्योरम उसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर हम थ्योरम्स पे आएंगे। तो अभी ये डेफिनेशन है, और एक हमने जैसा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया डेफिनेशन पे। सो आंसर सेकेंड मीन टू 0, थर्ड मीन होगा तो पावर 3 होगा, फोर्थ मीन तो पावर 4, फर्स्ट मीन तो पावर 1, इस तरीके से। ठीक है, सो एक्स एन कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0। अभी मैं नेक्स्ट डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर ये चेक करना है हमें, तो उससे देखते हैं क्या आता है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली, या ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, ये लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, है ना। तो कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, है ना, कहीं लिखा था ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंस इन ऑलमोस्ट श्योरली, वही बात, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली। तो इसमें क्या होगा कि अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एन ऑफ रैंडम वेरिएबल converges almost surely to a random variable x, है ना। इसका मतलब है दैट इज, इसका ये मतलब होता है दैट इज एक्स एन कन्वर्जेस ए एस लिखा रहेगा, है ना, एस मतलब ऑलमोस्ट श्योर, या पूरा वर्ड में लिखा रहता है ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स इफ एंड ओनली इफ। डेफिनेशन कहता है कि प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स इज 1। अब देखो लिमिट इनसाइड है, प्रोबेबिलिटी दिस, या इसी को दूसरे तरीके लिख सकते हो दैट इज, तो इसी को मैं लिखूं अगर, सो दैट इज, या इसी को मैं लिख देता हूं ना, सो दिस सेज दैट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एम माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू एप्साइलॉन। तो मोर देन इक्वल टू करूंगा तो इसको मुझे लेस देन लिखता हूं, लेस देन एप्साइलॉन फॉर ऑल m मोर देन इक्वल टू n, तो दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। सर प्रोबेबिलिटी लिमिट होगा ना? हाँ नहीं,
ये लिमसुप आ गया तो उसको बाहर कर दिया हमने। मतलब ये समझो यहाँ ओके है, या ऐसा लिखूं मैं कि ये बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फाइन। अब यहाँ थोड़ा सा ना मैथमेटिकल मेजर थ्योरी और ये सीक्वेंस सीरीज का थोड़े डीप कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो देखो इसने क्या डिफाइन किया है। X can be a sequence of real random variable converges almost surely to x if and only if xn की लिमिट है ना। और ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब ये है, मतलब ये तो चलो बाद में लिख रहे हैं, दे वांट टू से कि लाइक ऐसा है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट, हाँ सच दैट ये लिखता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि दिस इवेंट दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। सो वही चीज़ है, तो सेम ही चीज़ कि है ना, करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस बोथ आर इक्वल, कहने का मतलब ये है। या मैथमेटिकली ये है, या दूसरे तरीके से लिखूं तो इसमें और भी तरीका है लिखने का। है ना, और ये जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब ये हो गया कि लिमसुप ऑफ या लिमिट सुपीरियर, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड व्हाट दे राइट सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एक्स एम माइनस एक्स मोर देन एप्साइलॉन, जहां पे m इज मोर देन इक्वल टू n, दिस शुड बी, मोर देन कर दिया तो 0, अगर मोर देन एप्सिलॉन कर दिया तो 0, लेस देन एप्सिलॉन करेंगे तो 1, ठीक है। फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, एप्सिलॉन यूज किया ना हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब है फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना, तो क्वेश्चन एक दो करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन जनरली हम ये थ्योरम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वी विल बी यूजिंग थ्योरम, जो एक थ्योरम है ये जनरली यूज करेंगे। देखो तो इस थ्योरम के हेल्प से, क्योंकि वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा बाय डेफिनेशन, कर तो सकते हैं बट अभी के लिए ऐसा होगा कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x be a random variable such that summation probability mod xn minus x more than epsilon n from 1 to infinity, this is finite, this is convergent series, this is convergent series, then
देन एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स। तो ये क्वेश्चन आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा। अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो इसका मतलब है, ओ कन्वर्ज नहीं, कन्वर्ज करेगी तो है ना, अगर ये कन्वर्ज करके, इसका क्या मतलब है, सीरीज कन्वर्ज करेगी तो सीक्वेंस की लिमिट 0 होनी चाहिए, तो 0 होगी तो वहाँ लेस देन एप्सिलॉन लेना पड़ेगा फिर मुझे। तो ये समझो अभी के लिए, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब यहाँ लेस देन एप्सिलॉन लो, तो लेस देन कन्वर्ज करेगी तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो मुझे लगता है इससे पहले मुझे बोरेल कैंटिली लेमा बताना पड़ेगा। ये उसी थ्योरम से, मतलब इसका प्रूफ बोरेल कैंटिली लेमा या बोरेल कैंटिली थ्योरम जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हेल्प से आता है, जो यहाँ लिख रखा है ना बोरेल कैंटिली लेमा, लेकिन तो बाद में लिखा है, तो इसके हेल्प से ही हालांकि आता है प्रूफ। तो ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ उससे पहले। तो अभी अगले एग्जाम्पल में, जो पीछे एग्जाम्पल सॉल्व किया था, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, डेफिनेशन से भी और इससे भी। तो डेफिनेशन में है ना यहाँ पे तो लेस देन है, अगर इसी को मोर देन कर देंगे तो 0 हो जाएगी। जैसे मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, जैसे इफ वी राइट, यहाँ तो मैंने लेस देन लिखा ना, तो ये तो आ ही जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एम माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m मोर देन इक्वल टू n, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 0। ठीक है ना, वहाँ लेस देन एप्सिलॉन तो 1 है, मोर देन एप्सिलॉन तो 0 है ना। ऐसा क्यों कि कन्वर्ज कर रही है तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, मतलब बोथ कन्वर्ज, तो डिस्टेंस बहुत कम होगा दोनों के बीच का, दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी इज 1। और मोर देन है तो डिस्टेंस तो ये कह रहा है ज़्यादा होगा, तो गलत कह रहा है, तो 0 प्रोबेबिलिटी। यही चीज़ यहाँ पे भी है, लेस देन लगा दोगे तो ये आ जाएगा है। यहाँ लिमसुप भी लिखा रहता है कई जगह, यहाँ लिमसुप लिखा होगा, लिमसुप ऑफ दिस इज मोर देन एप्सिलॉन। चलो तो अभी के लिए एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ तो सही रहेगा, देखो। चलिए तो हमारा उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं जो हम क्वेश्चन देख रहे थे। सो द क्वेश्चन इज अगेन, जो भी क्वेश्चन नंबर है मान लो अभी के लिए जो भी है, चलो 1 ही ले लेता हूँ। तो एक्स एन हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली 1/n, ठीक है, और हमें चेक करना है। द क्वेश्चन इज एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, ये हमें चेक करना है, इज इट। तो अभी मैं ये थ्योरम यूज करता हूं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे ऐसे सॉल्व किया गया, डेफिनेशन से भी हो जाएगा, बट अभी हम इसको यूज करते हैं। सो क्या आंसर आएगा, सो एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, तो इसका मतलब मुझे अगर वो चेक करना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है क्या, तो नाउ वी नीड टू फाइंड सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। तो एक मिनट, कन्वर्जेंट लिखा है मैंने तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी लेस देन एप्सिलॉन की, हाँ
कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब, कन्वर्जेंट कब होगी, ये जब प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी तो गड़बड़ हो गया ना, पहले सही था है ना ये लिखने में, क्योंकि यहाँ मोर देन एप्सिलॉन होगा। अब मैं बोरल कैंटिलेमा लिखूंगा, समझ आएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे हम नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे थे राइट, तो वहां पे क्या पढ़ते थे कि दिस इज कन्वर्जेंट, देन क्या होता था, एन की लिमिट क्या होती है, जीरो। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज एन इज कन्वर्जेंट, तो वहां पे क्या लिखते हैं आप, सो यू राइट ए एन कन्वर्जेस टू जीरो, ये है। सो अगर ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ तो मुझे जीरो चाहिए ना, जब मोर देन एप्सिलॉन पे तो जीरो चाहिए, ठीक है, मोर देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन पे तो वन चाहिए मुझे, और अगर एन की लिमिट वन हो गई तो सीरीज तो कन्वर्ज ही नहीं करेगी, तो इसीलिए ठीक है। तो मतलब अगर मान लो ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, सो ये जीरो ऑलमोस्ट श्योरली होगा। तो इसे आगे मैं, हालांकि मैं प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहा हूँ तो बोरल कैंटिलेमा बताता है वो चीज़, तो ये ए एन जीरो चाहिए ना, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हैज़ टू बी मोर देन एप्सिलॉन नॉट लेस देन, तो यहाँ मोर देन, वरना अगर लेस देन एप्सिलॉन लिखता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा डाइवर्जेंट सीरीज, फिर डाइवर्जेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज मोर देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे आएगा सीरीज एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी। अब सोचो एक्स तो आपका जीरो है क्योंकि आप जीरो पे चेक कर रहे हैं ना, वी आर चेकिंग एट जीरो, वी आर चेकिंग एट जीरो, सो मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, वट एवर एप्सिलॉन वी चूज। सो क्या होगा इसमें, वन माइनस कर सकते हो चाहो तो है ना, तो यू कैन टेक सीरीज एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन, अच्छा वन माइनस कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, वन माइनस, अच्छा क्या होगा, एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन कब होगा, विच वैल्यू विल सेटिस्फाई, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, चलो कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने, मान लो चलो कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया, अभी कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने यहाँ पे कि मोर देन एप्सिलॉन था तो इसको मैंने वन माइनस कर दिया। अब फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन जीरो विच वैल्यू ऑफ एक्सएन विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस, तो एक्सएन तो बर्नौली है, तो बर्नौली का मतलब है कि एक्सएन का सपोर्ट जीरो या वन है, तो एक्सएन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई, चाहे एप्सिलॉन कुछ भी ले लो है ना। तो यहाँ जीरो वाला पॉइंट आएगा, जस्ट जीरो पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो भाई, वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स एन इक्वल टू जीरो, जीरो पे क्या प्रोबेबिलिटी है, जीरो पे वन माइनस वन बाई एन है। हाँ तो कितना आ जाएगा टोटल, वन बाई एन, तो ये तो डाइवर्जेंट आ जाएगा, ओके डाइवर्जेंट आ गया, इसका क्या मतलब है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगी, तो इसका मतलब ये डज नॉट कन्वर्स। यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्या, ये मेरे को चेक करता हूँ, हाँ इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्ज नहीं करेगी आई थिंक ये, क्योंकि एग्जांपल इसने क्यों लिया है, यस यस ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स एन एट जीरो, ठीक है। सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स एन एट जीरो, क्योंकि है ना लेस देन एप्सिलॉन है, तो एक्स एन बराबर जीरो विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस, एक्स एन हैज सपोर्ट ओनली वन और जीरो, तो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन जीरो, एनी एप्सिलॉन मोर देन जीरो, जीरो विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस, तो जीरो वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, या आप ऐसे कर सकते हो एप्सिलॉन को फिक्स कर सकते हो, फिर हिसाब से देखो तब भी ये डाइवर्जेंट आएगा। तो इस सीरीज तो अगर एप्सिलॉन जीरो से वन में है तो ये आएगा, वन से ज़्यादा जीरो वन दोनों आ जाएगा, बट फिर भी एक तरफ इसके लिए हो जाएगा समेसन, जीरो पे वन माइनस वन बाई एन है तो एट द एंड वन बाई एन आ जाएगा जी, और ये तो डाइवर्जेंट सीरीज है, तो डाइवर्जेंट सीरीज है, सो हाउ विल यू प्रूव, तो इसका मतलब हालांकि है ना ये रिजल्ट है, दिस डज नॉट कन्वर्ट्स टू, ओके
तो अभी फॉर द प्रूफ थिंग, तो यहाँ ठीक है ये कन्वर्ज नहीं करती है मुझे पता है, अगर एन स्क्वायर ले लेता था मैं क्या होता, अभी मान लो प्रूफ करने के लिए जस्ट दिखाने के लिए मैं एन स्क्वायर मान लेता हूँ अभी इसको। सो 1/n² कर दिया, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा अब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n², चेक करो। सो मतलब प्रोबेबिलिटी एट 0 इज 1 - 1/n², प्रोबेबिलिटी एट 1 दिस। अभी मैं चूंकि प्रूव करना चाह रहा हूँ, डिस्प्रूव नहीं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ऐसा एग्जाम्पल हो जहाँ प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर लिया, बर्नौली 1/n² कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एट 0 1 - 1/n² कट के 1/n², और दिस इज फाइनाइट। तो अभी के लिए फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है xn कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली। कब, जब मैंने यहाँ बर्नौली 1/n² कर दिया, जब बर्नौली 1/n था, इट डज नॉट कन्वर्ज टू 0 इन प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट श्योरली। तो ये जो क्वेश्चन था मेरा पीछे कि ऐसा होगा क्या, सो आंसर इज नो, यहाँ नहीं होगा ऐसा, ये चेक कर रहे थे ना, तो आंसर इज नो, दिस डज नॉट होल्ड, है ना। इसका आंसर क्या है, नो है, ये सब यस है, बस दिस डज नॉट होल्ड। किसके लिए, इस एग्जाम्पल के लिए, बर्नौली 1/n के लिए। ठीक है ना, तो ये तो कन्वर्ज करेगी व्हेन बर्नौली 1/n², दिस कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली, बट वो कन्वर्ज नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसके लिए अगर डेफिनेशन से जाता तो क्या होता, यहाँ पे अगर चेक करो, सो x इज 0, xn इज 0 और 1, तो मॉड ऑफ xm 0 या 1 होगा मोर देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, लेस देन एप्सिलॉन वाले से करते हैं, तो यहाँ से आएगा 0 या 1, तो 0 तो हमेशा आएगा, और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 - 1/n²। अगर ऐसे तुम यहाँ देखना चाहो तो ये हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ट्राई थ्रू दिस कि xm - s लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m मोर देन इक्वल टू n, मतलब उसी चीज़ को मैं चाह रहा हूँ इससे प्रूफ करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 या 1 होगी वैल्यू, और सपोर्ट, और ये तो 0 ही है, मुझे चेक करना है xn कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली, तो ये 0 पुट कर दो, और यहाँ पे 0 वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और 0 वाली कितनी आएगी, बट फॉर ऑल m मोर देन इक्वल टू n है, तो पहले तो आएगा प्रोबेबिलिटी m के लिए, हाँ, उसके बाद n के लिए सॉल्व करना है, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेट होगा अभी, इससे ठीक है, क्वेश्चन इससे ही आ जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल था, बाकी मैं एक दो और एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखो फिर तो समझ आएगा। जैसे अभी के लिए एक और क्वेश्चन लिख लो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ये है xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन +1/n and -1/n। ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी xn इज 1/n, दिस प्रोबेबिलिटी इज हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी xn इज -1/n, दिस प्रोबेबिलिटी हाफ। अब आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में सेकेंड मीन या फर्स्ट मीन, मान लो फर्स्ट मीन टू 0, xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। एक बार इसको चेक करो, ये 4 ऑप्शन लिखे हैं मैंने, सो xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, इन प्रोबेबिलिटी 0, इन 1 लिखने का मतलब फर्स्ट मीन टू 0, 2 लिखूंगा सेकेंड मीन टू 0। आओ इसको चेक करते हैं, तुम लोग पहले ट्राई करो, सर बाकी तो ऑप्शन तो कट, BC तो ट्रू होगा। बीसी ट्रू है, चेक किया, ऐसे तुक्का लगा रहे हो, तुम्हें कैसे पता होगा, वो चेक करना पड़ेगा ना। फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपेक्टेशन x,
ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहाँ है यहाँ पे? हाँ मतलब फर्स्ट पावर में, हाँ ठीक है। लगा के फाइनल आंसर बताओ, तुम लोग चारों चेक करो और फाइनल आंसर बताओ। तो देखो सिंपल है, इसका CDF लिखोगे अगर, मैं सीधा यहीं से स्टार्ट, डी से स्टार्ट करता हूँ, बेटर रहेगा। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? वी विल चेक सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस 0 मोर देन एप्साइलॉन, यहाँ से स्टार्ट करो, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एंड अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है देन इट कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली, है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज देन xn कन्वर्जेस टू x ऑलमोस्ट श्योरली। तो इससे चेक करते हैं। सो यहाँ से अभी कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी मॉड xn मोर देन एप्साइलॉन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर विच, है ना, फॉर एनी एप्साइलॉन मोर देन 0, ये क्वांटिटी बताओ, ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? बोलो भाई। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 ना। तुमने आर्किमिडियन प्रिंसिपल पता है तुम लोग? यहाँ थोड़े से ना थ्योरेटिकल है ये। सो व्हाट इज द आर्किमिडियन प्रिंसिपल? फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट, क्या कहता है, n बी मोर देन 1 बाई एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन विल बी लेस देन 1 बाई n, यही होगा, मोर देन लेस देन। एक मिनट, यहाँ से हाँ तो 1 बाई n विल बी लेस देन एप्सिलॉन, यही ना। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट, देखो एप्सिलॉन तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे इसको कंपेयर करना होगा अब। सो वी हैव टू कंपेयर दिस फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसका सम क्या आएगा सीरीज का? एप्सिलॉन तो कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ये सब छोड़ो, एप्सिलॉन कैन बी एनीथिंग। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 कुछ भी ले सकता हूँ मैं फॉर एवरी एप्सिलॉन। सो सपोर्ट में दो वैल्यू है ना, इसके सपोर्ट में दो वैल्यू है, एक है प्लस माइनस 1 बाई n, तो इसका मॉड लूंगा तो ये 1 बाई n होगा। तो क्वेश्चन इज क्या 1 बाई n, 1 बाई n 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 1 बा
एक्स एन की वैल्यू 1/n इसको सेटिस्फाई करेगी, यस और नो? बताओ, बाकी लोग बताओ भाई क्या होगा? क्या तुम एक्स एन को 1/n रख सकते हो वहां पे? क्वेश्चन ये है क्या देखो मॉड एक्स एन तो यहां से समेसन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये आ गया मॉड 1/n मोर देन एप्साइलॉन, यही तो हो गया। सो यहां से आ गया समेसन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो ये तो वैसा हो गया ना, एक्स एन की वैल्यू, लेकिन ऐसा ट्रू है कि फॉल्स है? क्वेश्चन ये है क्या 1/n हमेशा मोर देन एप्साइलॉन होगा? n मोर देन 1/एप्साइलॉन, तो एप्साइलॉन इज मोर देन 1/n, ऐसा होगा। ये आर्किमिडियन प्रिंसिपल कहता है एंड आर्किमिडियन प्रिंसिपल तुम सर्च कर सकते हो। सो आर्किमिडियन प्रिंसिपल सेज फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 या फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज द नेचुरल नंबर विच विल बी मोर देन दैट। तो उसको और यूज करोगे ना तो यहां से आएगा एप्सिलॉन मोर देन 1/n। यस, तो कहने का मतलब ये है मेरा, अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा ठीक से कि व्हाट शुड बी राइट। बताओ, तो देखो एप्सिलॉन अगर मैं ऐसा नंबर लेता हूं जो कि 1/n से छोटा ले लो एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन क्या 1/n से छोटा ले लोगे तो दोनों वैल्यू से फिट हो जाएगी। अगर एप्सिलॉन को मैं 1/n से ज्यादा ले लूं तो क्या होगा? इफ आई चूज एप्सिलॉन मोर देन 1/n देन क्या होगा? इफ आई चूज एप्सिलॉन मोर देन 1/n, तो उस केस में 1/n वाले यहां फिट होंगे? नहीं होंगे, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी और बाकी केस में क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी 1। तो मुझे चेक करना है क्या ये हमेशा कन्वर्ज करेगी या नहीं, क्वेश्चन इज दिस। बोलो भाई, चेक करके बताओ व्हाट विल बी द आंसर। ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा सीरीज का सम? बहुत सारे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं जिसको प्रूफ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, मैं सीधा से बता देता हूँ कि 1/n जरूरी नहीं इसमें हमेशा होगा। एप्सिलॉन हम कुछ भी लेंगे तो जरूरी नहीं कि 1/n एप्सिलॉन से ज़्यादा ही हो, बट फॉर एनी एप्सिलॉन वी हैव टू थिंक। तो यहाँ आएगा क्या, ये आ जाएगी n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये खुद ही 0 आ जाएगी और ये 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन ऐसा होना चाहिए कि वैल्यू इसमें बिलोंग करनी चाहिए, बट जरूरी नहीं है ना कि 1/n हमेशा एप्सिलॉन से ज़्यादा ही होगा। तो ये इन जनरल क्या होगा, मतलब फॉर एनी, या 1 माइनस करके देख लो। अगर 1 माइनस करोगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगी, ठीक है ना। सो दैट विल गिव यू 0 और 0 इसका सीरीज मतलब फाइनाइट है, सीरीज का सम जो भी आएगा फाइनाइट आएगा, दैट विल बी फाइनाइट। और फाइनाइट आने का मतलब है या 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 करने पे 1 माइनस मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, या कहीं ना कहीं आर्किमिडियन प्रिंसिपल भी इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। तो ये सीरीज फाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे लगता है ये आ जाएगा एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्री है और एक्स एन का सपोर्ट फिक्स है, या तो 1/n माइनस 1/n, ठीक है। एन की वैल्यू जैसे तुम अगर ओपन भी कर सकते हो, मॉड x1 मोर देन एप्सिलॉन, मॉड x2 मोर देन एप्सिलॉन। या जो भी होगा सीरीज फाइनाइट होगा, एटलीस्ट मैं ये बोलना पड़ेगा कि सीरीज फाइनाइट आएगा।
या लिमसुप निकालो इसका, लिमिट सुपीरियर। लिमसुप ऑफ एक्स एन कितना है? 1/n। दूसरा इक्विवेलेंट कंडीशन भी था, मैं वो लिख देता हूँ। देखो एक कंडीशन और है, इस तरीके से अगर नहीं करना चाहो तो ये है एक्स एन कन्वर्जेस टू जीरो ऑलमोस्ट श्योरली, ये थोड़े से ना एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स इफ एंड ओनली इफ, तो इसी में लिख देता हूँ थ्योरम में मैं, तब इससे सॉल्व करता हूँ। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये जो लिख रहा था ना यहाँ पे, यही वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, लिमिट सुपीरियर, या इसको मैं दोबारा दूसरा थ्योरम लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन माइनस एक्स मोर देन एप्साइलॉन, ठीक है, ये वैल्यू दिस शुड बी इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है ना। तो दिस मोर देन एप्साइलॉन है तो क्या आनी चाहिए? 0, ठीक है। लिमिट सुपीरियर ऑफ सो दिस इज मोर देन, हाँ दिस प्रोबेबिलिटी 0, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मैं वो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो अभी मैं वापस आता हूँ, तो उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? तो एक्स एन इज 1, ये भी थ्योरम है। तो एक्स एन की वैल्यू 1/n थी, दिस प्रोबेबिलिटी इज हाफ, एंड एक्स एन इज -1/n, दिस प्रोबेबिलिटी इज हाफ। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे? सो अभी मैं सीधा सीधा वो कंडीशन निकालता हूँ। हमें चेक करना है एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, क्योंकि यही सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होगा, बाकी पार्ट बहुत आसान है ना, रेस्ट पार्ट आर इजी। जो डिफिकल्ट पार्ट होगा ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस ही है। तो यहाँ से आएगा लिमसुप ऑफ मॉड एक्स एन -0 मोर देन एप्साइलॉन, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये मैं वहाँ भी लिख सकता था ना, डेफिनेशन में भी ये चीज़ लिख सकते हैं हम। तो कितना आएगा ये? यहाँ से चेक करो, प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब लिमसुप ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन की मॉड है। तो एक्स एन तुम्हारे पास क्या है? या तो एक्स एन का सपोर्ट में तो 1/n या -1/n है, तो मॉड लेंगे तो ये 1/n मोर देन एप्साइलॉन। अब बताओ 1/n का लिमिट सुपीरियर कितना आता है? व्हाट इज द लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस 1/n? ये तो आसान है ना, यहाँ पे तो बता पाओगे इजीली। 1/n की लिमिट कितनी है? हमने ये पढ़ा था ना थ्योरम सीक्वेंस सीरीज में कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस an एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमसुप इज इक्वल टू लिम इन, लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर। तो 1/n की लिमिट कितनी है? 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों क्या होगा? 0 ही होगा ना, क्योंकि an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी 0 मोर देन एप्साइलॉन। अब या तो आंसर 0 आएगा या 1 आएगा, तुम्हें डिसाइड करना है 0 है कि 1 है। एंड हम जब डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं? फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या कह रहा है? एप्साइलॉन लेस देन 0। तो ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो 1 आएगा, फॉल्स है तो 0 आएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे? 0। अरे भैया ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या एप्सिलॉन लेस देन 0 है? यहाँ तो एप्सिलॉन मोर देन 0 होना चाहिए, 0 हो गया ना, दिस इज 0, सो दैट इज द स्टेटमेंट। इसका मतलब प्रूफ हो गया, दैट इज फाइन। तो इससे कर लो। तो यहाँ डेफिनेशन में यही चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। तो जो यहाँ मैं लिख रहा था इसको मैं उसी टर्म में लिख देता हूँ। सो वी कैन ऑल्सो राइट इफ एंड ओनली इफ। सो इतनी सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये सब इक्विवेलेंट है, सब एक ही चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में कह रहा है। तो इसका मतलब है दैट इज प्रोबेबिलिटी लिमसुप ऑफ mod xn minus x more than epsilon, this probability should be 0 for all epsilon more than 0। तो इससे कर लो, सही रहेगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा, ये तुम्हें देखना पड़ेगा ठीक से, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर एप्सिलॉन के लिए ये ट्रू ही आए। मतलब
ऐसा वैल्यू हो जो हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू आएगा तभी हम ले पाएंगे ना. दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन. दैट्स वाई यहाँ 0 लिखा था मैंने. लेकिन ये देखना पड़ेगा सॉल्व करके ना. मैंने सीरीज का सम ही 0 कर दिया मैंने. तो इसकी वैल्यू मैंने सीरीज क्योंकि 0 आ जाएगी तो सम 0 ही आएगा एट द एंड. एज n टेंस टू इन्फिनिटी. एनीवे यही आएगा n टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, बाकी पार्ट बताओ. बाकी पार्ट जल्दी चेक कर लो. तो कल मैं थ्योरम्स दिखाऊंगा. अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखे हैं और कल मैं और थ्योरम्स दिखाऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो अभी हमने डेफिनेशन लिखा ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का. कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन, फिर बाकी तो कल डिस्कस किए ही थे. बाकी पार्ट चेक करके बताओ ये तो ट्रू है. और अभी थ्योरम कहता है अगर ये ट्रू होगा तो इसकी तो गारंटी है. इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि इन जनरल, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा मुझे ये चेक करना पड़ेगा लिमिट ई ऑफ मॉड एक्स एन माइनस 0. तो मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई ऑफ मॉड एक्स एन. और ये कितना आएगा? ई ऑफ मॉड एक्स एन का ये है ना. तो 1/a इंटू हाफ माइनस 1/a इंटू हाफ कितना आ गया? तो 0 आ गया. आ गया कि नहीं? ओके जी. मॉड एक्सएन तो नहीं, मॉड एक्सएन है. एक मिनट नॉट एक्सएन. एक्सएन का मॉड 0 होगा, मॉड एक्सएन का नहीं. मॉड एक्सएन है, मॉड एक्स का लगाएंगे ना. तो ये होगा 1/n इंटू हाफ प्लस 1/n इंटू हाफ. तो कोई बात नहीं, तब भी वही आ गया 1/n. और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0. दैट इज फाइन. हाँ फिर ठीक है. तो ये सही लिख रहे थे, 0 ही आएगा. तो एट द एंड 0 आ गया. ये भी ट्रू है. तो इसमें चारों ट्रू है एक्चुअली इस वाले एग्जाम्पल में. तो भाई बस एक लास्ट थ्योरम लिख के मैं कंक्लूड करता हूँ. ये थ्योरम है कि लाइक जो कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली है और कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन है, ये जो है ना, दिस विल इम्प्लाई, या मैं ऐसा लिख देता हूं. सो एक्स एन कन्वर्जेस टू दिस इम्प्लाइज एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स एंड दिस इम्प्लाइज एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स. ये तुम है ना, इस तरह का पिक्चर तुम्हें बुक में भी लिखा मिलेगा. दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस. देखो, लेकिन इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, ये इसको इंप्लाई करेगी और ये भी इसको इंप्लाई करेगी, लेकिन इन जनरल उन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है अभी. तो मतलब व्हेन xn converges almost surely to x, it will guarantee that xn converges in probability to x and xn converges in distribution to x. वन वे थ्योरम है. दिस विल गारंटी दिस एंड दिस विल गारंटी दिस. ठीक है, तो ये थ्योरम है. बाकी कल में बहुत सारे थ्योरम्स और लिखेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स हैं इंटर रिलेशन इनके बीच है. सो कल लिखूंगा. अभी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ. अच्छा, बोरेल कैंटिलेमा भी कल लिखेंगे. तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन बोरेल कैंटिलेमा का भी है क्योंकि वो यूज़ होता है. तो वो हम कल डिस्कस करते हैं. कल में आगे है ना. तो अभी मैंने डेफिनेशन लिखा है, थ्योरम कल डिस्कस करेंगे. सो अभी हमने इसका और इसका डेफिनेशन लिखा था. और ये जो इंटर, हाँ, xn convergence in probability to x, then it is always follow xn convergence in distribution to x. यस ऑलवेज. दे ऑलवेज कन्वर्ज दिस. बाकी कल बाकी जो थ्योरम है वो लिख के इसको कंप्लीट करेंगे. या अभी के लिए तुम चाहो तो एक मैं थ्योरम लिख देता हूँ, बोरेल कैंटिलेमा. इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. तो कल अभी मैं लिख के इसको कंप्लीट करता हूँ, बोरेल कैंटिलेमा या थ्योरम. ये बोरेल कैंटिलेमा क्या कहता है? सो एक ये लिख देता हूँ जस्ट मैं. सो व्हाट इज द बोरेल कैंटिलेमा या थ्योरम? कोई बताओ भाई, किसी को याद है? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ बोरेल कैंटिलेमा? तो वो जो सीरीज वाला थ्योरम लिखे थे वो बिकॉज ऑफ बोरेल कैंटिलेमा ही था, जो हमने सीरीज वाले लिखे थे थ्योरम्स. देखो ये कहता है, सिंपल है. तो ये कहता है कि मान लो लेट, इसमें दो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा पार्ट. पहला पार्ट है कि लेट a1 a2 a3 डॉट 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 बी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. तो आप ई में भी लिख सकते हो, बेटर रहेगा ई में लिखो. सो e1 e2 e3 डॉट 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 बी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. ठीक है, सच दैट
such that a series of probability of n from 1 to infinity, this converges, ठीक है, जो मैं वहां यूज कर सर रहा था, EN होगा, EN ठीक है ना। EN होगा सर। हाँ अच्छा, an की जगह en, क्योंकि मैं en लिख रहा हूं तो en ही लिख देते हैं। हाँ, कन्वर्जेस, देन ये बोलता है प्रोबेबिलिटी en इन्फिनाइटली ऑफन, यहां एक वर्ड होगा en इन्फिनाइटली, मतलब en विल हैपन इन्फिनाइटली ऑफन, यहां पे क्या लिख रखा है, en इन्फिनाइटली ऑफन, और यू से अदर वर्ड में ये बोलता है लिमसुप ऑफ en, प्रोबेबिलिटी लिमिट सुपीरियर ऑफ en, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी एंड दैट विल बी एक्चुअली 0। तो अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी, ऐसे आप याद रख सकते हो कि लाइक दिस सीरीज कन्वर्जेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ en इन्फिनाइटली ऑफन या लिमसुप ऑफ en विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी 0। एंड इसी का दूसरा पार्ट है, द सेकेंड पार्ट सेज, सो सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास, दैट कि मैं कहता है कि अज्यूम इफ e1 e2 e3 डॉट 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 दे आर सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, वहां इंडिपेंडेंट रिक्वायर्ड नहीं था, अब इंडिपेंडेंट चाहिए, सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो ये इंडिपेंडेंट है यहां पे, सो इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ en, दिस इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब सम इंफिनिटी हो जा रही है, देन this is divergent, and then again this probability en infinitely often, io लिखा होगा, या probability limsup of en, this probability going to be 1, तो ये 1 आएगी। सो दिस इज कॉल्ड बोरेल कैंटली लेमा। तो हमने वहां पे इस en के प्लेस में लिखा था मॉड xn माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन, ये लिखा था। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी xn माइनस एक्स लेस देन, तो इसको कैसे यूज किया था, पहले वाले को हमने फर्स्ट वाले को यूज किया था ना, हमने कहा था कि ऐसा हो कि सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ en, ठीक है ना। सो दिस इज द, यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ en ये है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और कह रहा हूं ये अगर फाइनाइट है, मतलब दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, देन प्रोबेबिलिटी लिमसुप ऑफ मॉड xn माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0, ये लिख रहे थे वहां पे। और ये किसका डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ, ये तो इफ एंड ओनली इफ रिलेशन है, दिस इज इफ एंड ओनली इफ विथ xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x, है ना। ये वन वे है, लेकिन ये इफ एंड ओनली इफ है, या इसी को आप लिख सकते हो इन्फिनाइटली ऑफन, है ना। यही चीज को ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन इन्फिनाइटली ऑफन, यही बात है, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 0, तो वही चीज है। तो ये डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, और अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर गई तो मतलब ये 0 है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट श्योर, देन यू से xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x। तो ये यूज कर, यही थ्योरम यूज कर रहे थे बोरेल कैंटिली लेमा के बेस पे। हालांकि गेट में क्वेश्चंस भी आए हैं इस पे, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूं और कल इसको कंटिन्यू करते हैं जी। हाँ हाँ, देन के बाद क्या लिखे हैं, तो सेकंड वाले में if e1 to en are sequence of independent events such that probability of en infinitely often, इसी को शॉर्ट में लिख दिया infinitely often, ठीक है ना। ये जो वर्ड है infinitely often, ये है ये infinitely often, IO infinitely often, ठीक है ना।
जैसे अभी मैं पीएचडी इंटरव्यू दे रहा था आईआईटी मद्रास में, तो मुझे उन्होंने पूछा था कि एक कॉइन को इन्फिनाइट टाइम टॉस कर रहे, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है हेड इन्फिनाइट टाइम आएगी। तो इसी थ्योरम से चेक करोगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे रखोगे तो समेशन तो डाइवर्ज कर जाएगी, तो इसमें आ जाएगी, किसमें, ये आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक कॉइन को इन्फिनाइट टाइम टॉस करोगे तो इन्फिनाइट टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और एक कॉइन को इन्फिनाइट टाइम टॉस करोगे टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी इन्फिनाइट टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है एक्चुअली, तो उससे आ जाता है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो गेट में 1-2 आए भी हैं, और वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, देखा। बस सिंपल है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लेकिन इस केस में इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है, वहाँ इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस की जरूरत है। बस इतना ही है। तो ये बोरेल कैंटिलेमा का स्टेटमेंट है, ठीक है जी। इन्फिनिटली ऑफन का क्या मतलब हुआ? कि ई एन इवेंट इन्फिनाइटली मेनी एन के लिए होल्ड कर रहा है, मतलब अकर हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है ए पे, अगर कुछ टर्म को छोड़ दो तो फॉर द इन्फिनाइटली मेनी एन, या जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है कि इन्फिनाइटली मेनी एन के लिए ए एन की लिमिट ए है। तो इसका मतलब है कि दिस इवेंट विल हैपन इन्फिनाइटली, विल हैपन फॉर द इन्फिनाइटली मेनी एन, ये मतलब है। जैसे यहाँ पे E1 E2 ये लिमिट सुपीरियर समझ लो, लिम सुप ऑफ ई एन की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी, ये समझना है। ठीक है, समझ में आ गया। इन्फिनाइटली ऑफन मतलब इट विल हैपन इन्फिनाइटली मेनी टाइम। जैसे -1 की पावर n का सीक्वेंस है रियल नंबर में, तो उसकी लिमिट 1, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट लिमिट पॉइंट 1 और -1 है। क्यों? क्योंकि -1 की पावर n सीक्वेंस में जो 1 है वो इन्फिनाइटली मेनी टाइम आएगी, तो वो एक लिमिट पॉइंट है। -1 इन्फिनाइटली मेनी टाइम आएगी, तो वो एक लिमिट पॉइंट है। तो वैसे यहाँ पे कुछ उस तरह के केसेस हैं कि इवेंट विल हैपन फॉर द इन्फिनाइटली मेनी एन, ये मतलब है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, कल कंटिन्यू करते हैं।